जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। ये कोई आम भाषण नहीं बल्कि एक वादा था जिसका मकसद भारत में काले धन को खत्म करना था। लेकिन सवाल ये है कि 10 साल, एक नोटबंदी, 2 मोदी कार्यकाल और कई जीएसटी सुधारों के बाद क्या हम वास्तव में काले धन को खत्म करने में सफल हुए? 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ब्लैक मनी के खिलाफ ऐसा कानून बना है कि अब हिंदुस्तान से कोई विदेश में रुपये भेजने की हिम्मत नहीं कर सकता है। 3 साल के भीतर करीब 1.25 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा काला धन तो हमने खोल दिया है। आरबीआई का कहना है कि इंडियन इकोनॉमी में 500 के नकली नोट 102% की दर से बढ़ रहे हैं। भारत में एक ब्लैक स्टॉक मार्केट सिस्टम भी है जिसका डेली एवरेज एनएससी ट्रेडिंग अमाउंट लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फिर चाहे वो ब्लैक मार्केट हो या फिर अंडरवर्ल्ड हो, इन सब में जो पैसा घुमाया जाता है वो आम जनता का पैसा होता है, आपका और हमारा पैसा होता है, हमारे पे किए गए टैक्स का पैसा होता है। Tax. Government has reduced and rationalized tax rates. Indian corporate tax becomes very attractive and should be able to attract higher investments. ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट। 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि हमारे पे किए गए टैक्स का पैसा कैसे पूरे देश में ब्लैक मनी बनकर घूम रहा है। पहली चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हाई टैक्सेस ब्लैक इकोनॉमी और अंडरवर्ल्ड को बढ़ावा देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि 1970 के दशक में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पर भारत में टैक्स 10% से लेकर 93.5% तक था। यानी उस टाइम आपने अगर 2 लाख रुपए के आसपास कुछ भी कमाया है तो आपको 93.5% टैक्स देना होगा। असल में उस समय इंदिरा गांधी सरकार ने सोचा था कि अमीरों पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा के वे गरीबों से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और अमीरों के उस पैसे का इस्तेमाल गरीबों के कल्याण की योजना के लिए कर सकते हैं, यानी गरीबों को एम्पावर कर सकते हैं। लेकिन उसी समय पर महाराष्ट्र में 2 डॉन दाऊद इब्राहिम और मस्तान राज करते थे। अब दोनों बातों में कनेक्शन क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कालीन भैया एक अमीर बिजनेसमैन है जो अपना साउथ बॉम्बे का अपार्टमेंट जिसकी कीमत मार्केट में 5 लाख रुपए है उसे बेचना चाहते हैं, लेकिन 2 लाख रुपए पर उस पर 93.5% का टैक्स लगता है। तो कालीन भैया टैक्स से बचने के तरीके खोजने में लगे हैं। इसी तरह दाऊद इब्राहिम जो कि डॉन है, उन्होंने अपने इलीगल बिजनेस से लगभग 50 लाख रुपए कैश कमा रखे हैं। वो अपना पैसा वाइट करना चाहते हैं। किसी तरह कालीन भैया और दाऊद इब्राहिम दोनों एक पार्टी में मिल गए और वहां उन दोनों ने मिलकर अपने फायदे के हिसाब से एक रास्ता खोजा कि कालीन भैया अपना साउथ बॉम्बे का अपार्टमेंट 5 लाख की बजाय 1 लाख रुपए में डॉन दाऊद इब्राहिम को दे देंगे और बाकी के बचे 4 लाख रुपए कैश में ले लेंगे। इससे कालीन भैया को सिर्फ 1 लाख रुपए पर ही टैक्स देना होगा और डॉन इब्राहिम का पैसा ब्लैक से वाइट हो जाएगा। इस लेन देन से कालीन भैया और दाऊद इब्राहिम दोनों को ही फायदा था, पर यहाँ पर सरकार को घाटा हुआ और सबसे बड़ी बात, इससे अंडरवर्ल्ड में पैसा पहुंच गया। जाने अनजाने में उस समय भारत सरकार ने अंडरवर्ल्ड को एक पावरफुल रास्ता दे दिया था जिससे लगभग हर दिन कई हजारों करोड़ रुपए का लेन देन किया जा रहा था। उस समय पर भारत पर ब्लैक इकोनॉमी को बाइट करना बहुत आसान हो चुका था। लेकिन एक और ऐसा ही रास्ता है जिससे हर दिन 70,000 करोड़ रुपए का लेन देन किया जा रहा है, जिसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। जिस तरह से हमारे मार्केट में जो है ट्रेडिंग होती है उसी तरह से जो है यहाँ पर एक फेक डमी मार्केट चलाया जाता है। Dabba or box trading refers to an illegal practice of trading that takes place outside the purview of stock exchanges. It's like gambling. मुंबई के कांदिवली से डमी शेयर मार्केट चल रहा था। So growing black money is one of the repercussions of this. इसे दुनिया के सबसे बड़े ब्लैक मार्केट की तरह देखा जाता है। मार्केट डब्बा या फिर बॉक्स ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज के दायरे से बाहर होने वाले बिजनेस की एक इलीगल प्रैक्टिस है। लगभग आप ये कह सकते हैं कि ये जुआ खेलने जैसा है जिससे काला धन लगातार बढ़ता ही रहता है। इसलिए सवाल उठता है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है और हम इसके बारे में कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए कि सचिव जी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो 10 लाख रुपए की कैपिटल के साथ बिजनेस करते हैं और वो अपनी कैपिटल को कई बार इस तरह से घुमाते हैं कि उनका टर्नओवर हर दिन 1 करोड़ रुपए पहुंच जाता है। वो ऐसा कैसे कर लेते हैं? मान लीजिए वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और बदले में वो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं और फिर आए हुए 12 लाख रुपए मार्केट में लगा देते हैं। इस तरह कई बार मनी रोटेशन के बाद
टोटल टर्नओवर 1 करोड़ रुपए आ जाता है, लेकिन हर बार हर ट्रेड के अलग अलग ब्रोकरेज और फीस देनी पड़ती है। इस टेबल को ध्यान से देखें, यहाँ 20 रुपए पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर ब्रोकरेज फीस है, NSE ट्रांजैक्शन चार्जेस, NSE सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन फीस, फिर GST, सेवी चार्जेस और फिर स्टैम्प चार्जेस हैं। ये अमाउंट पे करना ही होगा, फिर चाहे सचिव जी को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। और हैरानी की बात तो ये है कि 100 से लेकर 1250 रुपए तो भारत में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ही है। आप सोच रहे होंगे कि तो क्या हुआ, भारत सरकार टैक्स ही तो ले रही है, इससे ब्लैक मनी कहाँ से आ गई। तो मान लो भूषण जी साल के आखिरी में अपनी कैपिटल पर 40% का अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, यानी साल के आखिरी में उनके पास टोटल 15 लाख रुपए आए, जिसमें 5 लाख रुपए का उन्हें फ़ायदा हुआ। आप सोचें कि इन 15 लाख रुपए में उन्हें ब्रोकरेज, सेवी चार्जेस, NSE चार्जेस, GST और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी पे करना होगा, यानी टोटल 2000 रुपये प्रतिदिन, जिसमें भूषण जी ने साल के 200 दिन ही काम किया, यानी 2000 × 200 यानी 4 लाख रुपए। मतलब कुल मिलाकर भूषण जी पूरे साल काम करने पर सिर्फ 1 लाख रुपए ही मुनाफा कमाए हैं, और जबकि ज़्यादातर लोगों को तो घाटा ही होता है। सेवी खुद कहती है कि डेरिवेटिव में 90% से ज़्यादा ट्रेडर्स को घाटा ही होता है, इसलिए घाटे के बावजूद भी उन्हें ये फीस देनी पड़ती है। और सबसे मज़ेदार आंकड़ा तो ये है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत के टॉप 5 ब्रोकर्स का रेवेन्यू 15,592 करोड़ था, लेकिन वहीं भारत सरकार ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के नाम पर 25,000 करोड़ रुपए कमाए थे। मतलब सोच के देखें कि भारत के सबसे बड़े 5 ब्रोकर्स मिलके भी इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना भारत सरकार टैक्स के नाम पर अकेले कमा लेती है। तो हम अगर अपने भूषण जी पर वापस आए तो भूषण जी यहाँ हैक ढूंढ लेते हैं, यानी डब्बा ट्रेडिंग। क्योंकि अगर भूषण जी कैश का इस्तेमाल करके स्टॉक खरीदेंगे तब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उनकी इनकम का पता चल जाएगा और फिर वे उन्हें जुर्माने के साथ एक नोटिस भेजेंगे। इसलिए जिरोदा या अपस्टॉक जैसे ब्रोकर्स का इस्तेमाल करने की वजह भूषण जी अब एक डब्बा ट्रेडिंग एजेंट से कांटेक्ट करेंगे। पर यह डब्बा ट्रेडिंग काम कैसे करता है? डब्बा ट्रेडिंग में एजेंट ऑफिशियली मार्केट के बाहर इस तरह से बिजनेस को अंजाम देता है कि एक्सचेंज पर कोई ऑर्डर प्लेस ही नहीं होता। इसलिए यहाँ सवाल यह होता है कि अगर कोई स्टॉक खरीदा या बेचा नहीं जा रहा तो वास्तव में प्रॉफिट कहाँ से आया? असल में यहाँ स्टॉक प्राइस मूवमेंट पर दांव लगाया जाता है। यानी मान लीजिए भूषण जी ने रिलायंस स्टॉक पर दांव लगाया है जिसकी कीमत 1000 रुपये है, तो दिन के एंड में अगर रिलायंस का स्टॉक प्राइस 1500 रुपये हो जाता है तो भूषण जी 500 रुपये फायदे में होंगे, जिसमें उन्हें कोई चार्जेस नहीं देने हैं, बस डब्बा ब्रोकर एजेंट को बस मामूली सी फीस देनी होगी, जो कि एक सट्टे की तरह है। यही वजह है कि टैक्स और लेन देन फीस को बचाने के लिए भूषण जी जैसे इन्वेस्टर काले बाजार में उतर जाते हैं और इस बाजार में 70,000 करोड़ रुपए का लेन देन होने लगता है। इसलिए हमने इस कहानी से क्या सीखा? हाई टैक्सेस और हाई चार्जेस बाजार को व्हाइट से ब्लैक की तरफ जाने के लिए मजबूर कर सकता है। इस मामले में अगर सरकार बिजनेस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस बढ़ाती है तो ये बिजनेस को और ज़्यादा महंगा बना देगा और ये इन्वेस्टर को या तो ब्लैक मार्केट में या दूसरे देश में धकेल देगा जहाँ बिजनेस करना आसान है। इस तरह सरकार को नुकसान उठाना पड़ता है और सभी एंटिटीज़ के साथ एंटायर सिस्टम को भी नुकसान उठाना पड़ता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज टैक्स का हाईएस्ट टैक्स रेट लगभग 40% तक है, जो कि हाई नेटवर्थ वाले लोगों के लिए है। इस ट्रेडिंग कॉस्ट और बढ़ते टैक्स की वजह से इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में डब्बा ट्रेडिंग आम हो सकती है। मतलब इनकम टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जैसे टैक्सेस नहीं होने चाहिए, पर 93% से आज के हाईएस्ट रेट 40% टैक्स कम करने के बाद भी लोग टैक्स से बचने की कोशिश करते रहते हैं। ये कहानी असल में 1981 के अमेरिका की है, जब अमेरिका की इकोनॉमी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। अगर आप इस चार्ट को देखें तो महंगाई लगभग 11% के पीक पर पहुंच गई थी। बेरोजगारी 1970 में 6% से घटकर 1981 में 88% हो गई थी और रियल जीडीपी ग्रोथ 1970 से 1980 तक सिर्फ 3.2% ही थी, जबकि 1960 से 1970 तक अमेरिकन इकोनॉमी 4.5% की दर से बढ़ रही थी। कुल मिलाकर अमेरिकन इकोनॉमी की हालत खस्ता थी, क्योंकि 1973 और 1969 में अरब इजरायली वॉर की वजह से अरब अमेरिका से नाराज हो गया था और उन्होंने अचानक तेल की कीमत 1973 में $4.8 से बढ़ाकर 1974 में $12.52 कर दी थी। 1969 में $21.57 और 1981 में $87.1 हो गई थी। लगभग 8 सालों में तेल की कीमत में 9 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। The oil-producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. World wars among big powers are quite possible to control dwindling oil supply, resulting in their decision to reduce the flow of oil to America and other nations supporting Israel. Dealers raised prices to more than 40 cents a gallon. Today's OPEC increases are expected to drive the price of unleaded up to a national average of 77 cents per gallon. Gas lines at many stations were a lot longer than normal.
गैस लाइनें और कई स्टेशन पहले की तुलना में बहुत लंबे थे। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि 2016 में भारत में पेट्रोल की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर हो और आज इतने सालों में पेट्रोल की कीमत 450 रुपये प्रति लीटर हो जाए। इसलिए आपको क्या लगता है, अगर यहाँ ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा? खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि अगर आप इस चार्ट को देखें तो अमेरिका में टैक्स ब्रिकेट 14% से शुरू होकर 70% तक चला गया था। यही वजह है कि इस एक समस्या को हल करने के लिए एक दिन रोनाल्ड रीगन ने ये घोषणा की थी, जिसमें हाईएस्ट टैक्स 70% से घटाकर 28% कर दिया गया था। इसके साथ ही उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को 48% से घटाकर 34% कर दिया था। अब यहाँ सवाल ये है कि ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। फिर सरकार ने टैक्स के अलावा रेवेन्यू कैसे कमाया और रोनाल्ड रीगन ने कैसे सोचा कि टैक्स को कम करने से वास्तव में इकोनॉमी में सुधार होगा? दोस्तों, इसे हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट से समझते हैं, पर इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। समझ में ना आए तो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। जिसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कि एक अमेरिकन पास्ता नाम की एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट $10 मिलियन है और जो 10 टन पास्ता बनाती है, जिसमें 2000 लोग काम करते हैं, जिनकी एवरेज इनकम $50,000 है, जिससे कंपनी के पास इन्वेस्ट और ग्रोथ करने के लिए $5.2 मिलियन ही बचे हैं। इसी तरह $50,000 के एवरेज इनकम वाले कर्मचारी ने 30% टैक्स का पे किया है, जो एवरेज प्रति कर्मचारी टैक्स में $1,15,000 आता है। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स को 48% से घटाकर 34% कर दिए जाने के बाद इस साल कंपनी ने केवल $3.4 मिलियन का टैक्स ही चुकाया है। इसका मतलब सरकार को टैक्स इनकम में $1.4 मिलियन का नुकसान हुआ है। लेकिन इधर टैक्स कटौती के बाद भी कंपनी के पास $6.6 मिलियन बचे हैं, जो अब कंपनी नई मशीनरीज, रिसर्च, डेवलपमेंट और अपनी ग्रोथ में लगा सकती है, जिससे कंपनी 10 की बजाय 15 टन पास्ता बना सकती है। ठीक इसी तरह कर्मचारी अब टैक्स में $1,15,000 के वजह केवल $7,500 पे कर रहे हैं। इसलिए अब इन कर्मचारी के पास $7,500 एक्स्ट्रा है। और लास्ट में क्योंकि कंपनी ने अपनी क्षमता 15 टन तक बढ़ा दी है, इसलिए इसे हर साल औसतन $50,000 की तनख्वाह पर 1,000 नए कर्मचारी को काम पर रखना पड़ेगा। इसलिए अब अमेरिकन पास्ता के पास 3,000 कर्मचारी है, जिनकी एवरेज इनकम $50,000 है। इतना समझ में आया? अब आगे समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब ये मानते हैं कि ये कर्मचारी अपनी इनकम का 80% खर्च करते हैं, यानी $40,000। अब इस पूरे खर्च को गुना करते हैं। 1,000 से जो आता है वो है $40 मिलियन। इसके अलावा कंपनी के पास 2,000 पुराने कर्मचारी भी हैं, जिनके पास अब खर्च करने के लिए $7,500 एक्स्ट्रा है। इसलिए अगर ये 2,000 पुराने कर्मचारी अपने 7,500 का 80% खर्च करते हैं तो कुल मिलाकर 0.8% से 7,500 से 2,000 हो जाता है $12 मिलियन। अब यहाँ तक समझ में आया? अब जरा दोबारा से पूरी तरह से समझते हैं कि अमेरिका के पास कुल कितना पैसा आया होगा। टैक्स कटौती से पहले चुकाया गया टैक्स $4.8 मिलियन था, जो अब टैक्स कटौती के बाद $3.4 मिलियन है। अब उस समय इन्वेस्ट के लिए बचा हुआ कुल पैसा टैक्स कटौती से पहले $52 मिलियन और टैक्स कटौती के बाद $6.6 मिलियन था। पहले एक भी नौकरी भर्ती नहीं हुई थी, लेकिन टैक्स के बाद 1,000 नई नौकरियां निकली और इस वजह से नए कर्मचारियों का खर्च भी अमेरिकन इकोनॉमी में जुड़ गया, यानी $40 मिलियन। फिर हमने पुराने कर्मचारियों से खर्च में बढ़ोतरी देखी, जो $12 मिलियन निकला, जो टोटल एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर $52 मिलियन होता है। अब इन $52 मिलियन का क्या होगा? ये $52 मिलियन भी फिल्में, डायपर, दूध और कई दूसरे प्रोडक्शन और सेवाओं पर खर्च किए जाएंगे, जो पूरे अमेरिका में हैं। और अब भले ही हम मान लें कि इन प्रोडक्शन पर दिया गया एवरेज टैक्स सिर्फ 15% है, तब भी सरकार $52 मिलियन का 15% कमाएगी, जो $7.8 मिलियन होता है। इस एग्जाम्पल में शुरू में ऐसा लग रहा था कि सरकार ने टैक्स में $1.4 मिलियन खो दिए, लेकिन लास्ट में उन्होंने कंजम्पशन के जरिए न केवल $7.8 मिलियन टैक्स रेवेन्यू बनाया, बल्कि 1,000 नई नौकरियां और $52 मिलियन की आर्थिक गतिविधि भी बनाई। ऐसे 1980 के दशक में ग्रोथ, जिसमें जीडीपी 1982 में शुरुआत में 0 से 1.8% नीचे गिरने के बाद 1983 से 1989 तक हर साल औसतन 4.41% बढ़ा, जबकि 1970 के अंत में ये 3.03% था। इसी तरह बेरोजगारी दर 1980 में 7.2% से गिरकर 1988 में 5.3% हो गई थी, और यहाँ तक कि इन्फ्लेशन भी 1980 में 13.9% के पीक से गिरकर 1987 में केवल 1.5% के नीचे आ गई। टैक्स में कमी के बाद अमेरिकन इकोनॉमी में यही हुआ था। हाँ, बहुत से दूसरे पैरामीटर भी काम कर रहे थे, पर टैक्स इन पैरामीटरों में से एक था।
इसलिए हम पूरी तरह से तो ये नहीं कह सकते कि ये सब कुछ अमेरिका में टैक्स की वजह से हुआ था, पर बाहर से इसके बारे में सोचे तो ये काफ़ी कमाल का इफेक्ट लगता है। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि अगर ये इतना ही अच्छा काम कर रहा था तो अमेरिकी सरकार टैक्स में लगातार कमी क्यों करती रही। दोस्तों, इन फायदों के साथ थियोनोमिक्स ने अमेरिकी इकोनॉमी में 3 नुकसान भी लाए होंगे। अब ये नुकसान क्या है? नंबर 1, अमेरिका में आय बढ़ी, जिसका मतलब है कि 1980 के दशक में अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी हो गई। दूसरी बात ये कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स की वजह से अमेरिका में नेशनल क्रेडिट 1980 में $712 बिलियन से बढ़कर 1990 में $2.41 ट्रिलियन हो गया। और जब हमने आंकड़ों पर गौर किया तो हमें पता चला कि ये सिर्फ टैक्स कटौती की वजह से नहीं बल्कि बढ़े हुए सिक्योरिटी खर्च की वजह से भी हुई थी। और लास्ट में थियोनोमिक्स की वजह से बिजनेस घाटा भी बढ़ा है, क्योंकि अमेरिका में जितना मैन्युफैक्चर किया उससे ज़्यादा खपत किया। अगर आप इसे देखें तो 1980 में अमेरिका का बिजनेस लॉस $25.5 बिलियन था, लेकिन 1987 तक ये बढ़कर $1595 बिलियन हो गया। इसलिए भले ही कागजों पर ये एक अच्छा इकोनॉमिक आइडिया की तरह दिखता हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से सब कुछ एक आपदा बन सकता है। इसका सलूशन में जहाँ लोगों की भर्ती करें वे अपने संचालन का विस्तार करेंगे, और जिन लोगों को अभी अभी नौकरी मिली है वे फिर इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, जिसके रिजल्ट में पॉजिटिव आर्थिक उत्पादन होगा। तो फिर लोग अभी भी क्यों कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक आपदा थी और इसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कैसे नुकसान पहुंचाया? आइए जल्दी से हमारे पुराने एग्जाम्पल से इसे समझते हैं, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि इन कंपनियों के कामकाज पर सरकार का कितना कम कंट्रोल है और सभी प्रकार के टैक्स आइडियाज़ होने के बावजूद ऐसा कैसे हो सकता है कि चीज़ें गलत हो जाएं। आप अमेरिकन पास्ता मैन्युफैक्चर के मामले में देखते हैं कि ये $52 मिलियन का इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने सभी अच्छे काम किए। उन्होंने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, उन्होंने ज़्यादा लोगों की भर्ती की और उन्होंने इन नए लोगों को अच्छा पे भी किया। लेकिन आप जानते हैं कि एक और संभावना भी हो सकती है, जब टैक्स को $4.8 मिलियन से घटाकर $3.4 मिलियन कर दिया गया तो अमेरिकन पास्ता मैन्युफैक्चर के CEO ने ये पूरा $1.4 मिलियन सैलरी के रूप में घर ले गया। अगर ऐसा हुआ तो वो अपने संचालन के विस्तार में कोई पैसा नहीं लगाएगा। भले ही उन्होंने कोई पैसा नहीं निकाला हो, पर वो मशीनों में एक पैसा इन्वेस्ट किए बिना कंपनी में ही पैसा रख रहा है। और अब अगर आप इन दोनों मामलों को देखें तो कोई अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि नहीं है और सरकार टैक्स में कमी के बाद भी कोई आर्थिक गतिविधि नहीं होने से हाई इनकम लॉस उठाती है। यही वजह है कि हम अचानक एक दिन नहीं जाग सकते और अपने आयकर या कॉर्पोरेट टैक्स को एकदम से शून्य नहीं कर सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।